दिसंबर की आखिरी तारीखें थीं। फजर की आजान से कुछ देर पहले का वक्त था। पूरा गांव गाढ़ी सफेद धुंध में डूबा हुआ था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। खेतों में खामोशी थी। बस कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने या दूर से ट्यूबवेल के चलने की आवाज आती थी। ज़ैनब बीबी की आंख खुल गई। उसके सीने में एक भारीपन था, जैसे कोई बोझ रखा हो। ये तकलीफ पिछले चंद दिनों से बढ़ती जा रही थी। वो उठने लगी, मगर सांस साथ नहीं दे रहा था। पसलियों में तेज दर्द उठा तो उसने फौरन सीने पर हाथ रख लिया। या अल्लाह, बस सर्दी की वजह से होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो बिस्तर से उठी। जैसे ही पांव फर्श पर रखे, ठंडक जिस्म में उतर गई। वुजू के लिए लोटा उठाया। पानी बहुत ठंडा था। चेहरे पर पानी डालते ही सांस उखड़ने लगा। खांसी आने लगी तो उसने फौरन दुपट्टा मुंह पर रख लिया ताकि साथ वाले कमरे में सोए हुए बेटे उमर और बहू फातिमा की नींद खराब ना हो। नमाज के दौरान जब वो सजदे में गई तो उसे चक्कर आने लगा। माथा जाए नमाज से लगा तो वो कुछ लम्हे वहीं रुक गई। दिमाग भारी हो रहा था और उसे याद नहीं रहा कि वो कितनी रकटें पड़ चुकी है। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब दिमाग भी कमजोर हो गया है। हालांकि असल मसला सांस की कमी थी। नमाज के बाद वो सीधी बावर्ची खाने में चली गई। लकड़ियों का चूल्हा जल रहा था और कमरे में धुआं फैला हुआ था। सूरज की पहली रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। आज उमर ने गोभी के पराठे मांगे थे। ज़ैनब बीबी ने गोभी कद्दूकश करना शुरू की। उसके हाथ कमजोर थे, मगर वो कोशिश करती रही। हर बार कद्दूकश चलाने पर उसका सांस फूल जाता। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए ज्यादा धुआं निकल रहा था। ये धुआं उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, मगर वो आग जलाने की कोशिश करती रही। आंखों से पानी बहने लगा, धुएं की वजह से भी और तकलीफ की वजह से भी। उसी वक्त फातिमा बावर्ची खाने में आई। वो शाल ओढ़े हुए थी और सर्दी से कांप रही थी। इतना धुआं, अभी तक नाश्ता नहीं बना। उमर को खेतों पर जाना है, उसने तेज लहजे में कहा। ज़ैनब बीबी ने जल्दी से दुपट्टे से आंखें पोंछी। बस बेटी, लकड़ियां गीली थीं, अभी बना देती हूँ। बस बेटी, लकड़ियां गीली थीं, अभी बना देती हूँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। फातिमा ने देखा कि ज़ैनब के हाथ कांप रहे हैं और आटा गूंदते हुए वो सुस्त हो गई है। उसने इसे बीमारी नहीं समझा, बस बुढ़ापे की कमजोरी जाना। आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। आपसे अब वक्त पर काम नहीं होता, फातिमा ने नाराजगी से कहा। आपसे अब वक्त पर काम नहीं होता। ये बात ज़ैनब बीबी के दिल पर लग गई। वो खामोशी से पीछे हट गई, मगर उसका सीना अब पहले से ज्यादा जल रहा था और सांस लेना और मुश्किल हो गया था। उमर और फातिमा नाश्ता कर रहे थे। सामने दस्तरखान बिछा था। ज़ैनब बीबी एक तरफ चारपाई पर बैठी तस्बीह घुमा रही थीं। उसका रंग जर्द हो चुका था और होंठ नीलगू दिखाई दे रहे थे। सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उमर पराठा खाते हुए बोला, अम्मा, आज पराठे में नमक कम है और ये जरा सा जल भी गया है। आज पराठे में नमक कम है और जरा सा जल भी गया है। ज़ैनब बीबी ने मुस्कुराने की कोशिश की। माफ कर दे बेटा, आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था, उसने धीमी आवाज में कहा। माफ कर दे बेटा, आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था, फातिमा ने तंजिया अंदाज में कहा। इनकी आंखों के आगे तो अब हमेशा ही अंधेरा रहता है। कल चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। हमेशा ही अंधेरा रहता है। अब दिमाग काम नहीं करता। ज़ैनब बीबी खामोश रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे सांस उसके फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वो अंदर ही अंदर उस तकलीफ से लड़ रही थी। अचानक उसे जोर की खांसी आ गई। ये वो खांसी थी जिसे वो सुबह से दबा रही थी। खांसते खांसते उसका जिस्म जवाब दे गया और वो चारपाई पर गिर पड़ी। उमर चौंक कर खड़ा हो गया। अम्मा, कोई जवाब ना आया। ज़ैनब बीबी साकित पड़ी थी। फातिमा घबरा कर पास आई। अम्मा जी, ये क्या हुआ? उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, मगर पेशानी तप रही थी। दोनों घबरा गए और फौरन उसे अस्पताल ले गए। शहर के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ज़ैनब बीबी को दाखिल किया गया। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। डॉक्टर मुआयना कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उमर और फातिमा की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, ये औरत कई दिनों से शदीद बीमार थी। इनके फेफड़े खराब हो चुके हैं। सांस बहुत कम ऑक्सीजन ले पा रहा था। ये हालत अचानक नहीं हुई। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो चल फिर रही थी, सुबह नाश्ता भी बनाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो सुबह नाश्ता भी बना रही थी। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। बूढ़े लोग अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं। बूढ़े लोग अक्सर अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं। जो बातें आपको कमजोरी और भूल लग रही थीं, वो दरअसल सांस की कमी की वजह से थीं। ये तकलीफ में थीं,
मगर फिर भी आपके लिए काम करती रहीं। ये बात फातिमा के दिल पर गहरा असर कर गई। वो खामोश खड़ी रह गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़ैनब बीबी अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ सह रही थीं। आईसीयू के बाहर इंतज़ारगाह में फातिमा एक बेंच पर बैठी थी। इसका दिल बेचैन था। बार बार इसके कानों में सुबह के अपने अल्फाज गूंज रहे थे, आपसे तो अब एक परांठा भी टाइम पर नहीं बनता। उसे याद आया कि किस तरह ज़ैनब बीबी कांपते हाथों से गोभी कद्दूकश कर रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो थकन नहीं बल्कि एक शदीद बीमारी से लड़ाई थी। फातिमा का दिल बोझल हो गया। उसे अपनी सख्त बातें याद आ रही थीं। वो सोच रही थी कि एक माँ किस हाल में भी अपनी औलाद का ख्याल रखती है और उसने इसी माँ के दिल को दुखाया था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो शीशे के पार आईसीयू में ज़ैनब बीबी को देखने लगी। मशीनों की आवाज़ के दरमियान वो बेहसो हरकत लेटी थीं। फातिमा को यूं लगा जैसे ज़ैनब का चेहरा पुरसुकून हो, जैसे उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया हो। उसी वक्त उमर तेजी से आया। उसकी आंखें भी नम थीं। फातिमा, अम्मा को होश आ रहा है, उसने आहिस्ता से कहा। अम्मा को होश आ रहा है। फातिमा फौरन अंदर गईं। ज़ैनब बीबी ने आंखें खोलनी थीं। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो कुछ कहना चाह रही थीं। फातिमा ने झुककर अपना कान उनके करीब किया। उसे लगा शायद अम्मा शिकायत करेंगी या नाराज होंगी, मगर ज़ैनब बीबी की कमज़ोर आवाज़ आई। उमर ने नाश्ता कर लिया था। ये सुनकर फातिमा टूट गई। वो फौरन उनके कदमों के पास बैठ गईं। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी कदर नहीं की, वो रोते हुए बोली। ज़ैनब बीबी ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और फातिमा के सर पर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे दिल को सुकून मिल गया हो। ज़ैनब बीबी की जान बच गई। वो कमज़ोर ज़रूर थी मगर ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुकी थी। घर का माहौल बदल गया था। अब वहाँ खामोशी और सर्दी नहीं थी बल्कि सुकून था। एक सुबह फातिमा सबसे पहले उठी। वो ज़ैनब बीबी के पास आईं और आहिस्ता आहिस्ता उनके पांव दबाने लगी। ज़ैनब चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। सहन में धूप फैल चुकी थी और घर में एक नई सी रोशनी आ गई थी। ये कहानी गम पर नहीं, एहसास और तब्दीली पर ख़त्म होती है।